नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिलने नहीं दिया जा रहा है। संजय सिंह का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उसने कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमान्य व्यवहार क्यों? यह एक अमानवीय कृत्य है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के सीएम को अपनी पत्नी से एक खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत मिल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह करीब 6 माह तक जेल में रहने के बाद जमानत पर 3 अप्रैल 2024 को रिहा हो गए थे। वे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से मिले थे। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद वे बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। जेल के बाहर आने के बाद वे आम आदमी पार्टी की गतिविधियों और लोकसभा चुनाव के लिए काफी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने 9 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी मुलाकात की थी। शुक्रवार को यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मैं आपके राष्ट्रीय संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित महारैली में शामिल होकर तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारा साथ देने के लिए अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगली खबर, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत के विदेश नीति में जो बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं। अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और राज्य का एकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी, हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में चले गए। आतंकवाद को लेकर पहली नीतियां पूरी तरह से अलग थी। युवाओं से बातचीत करते हुए जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश के विदेश नीति के बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि मेरा जवाब है हाँ, 50% निरंतरता और 50% बदलाव है। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने महसूस नहीं किया होगा कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए। आतंकवाद पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे सीमा के पार हैं, इसलिए उन्हें कोई छू नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि आतंकवादी किसी भी नियम से नहीं खेलते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि आतंकवादी को जवाब देने के लिए कोई भी नियम नहीं हो सकता है। राजकीय के रूप में भगवान हनुमान को कैसा देखा जा सकता है? इस सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि एक आदर्श राजनीतिक हमने अपने स्वामी और देश का पक्ष प्रस्तुत करता है। इस दौरान वातावरण कभी कभी अनुकूल होता है तो कभी कभी नकारात्मक हो जाता है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता की और राजद के वरीय नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की जनता के लिए 24 वचन दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जन मुद्दों और काम की बात को नोटिस ही नहीं लेते हैं। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है। 10 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया है? आपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? इन पर नहीं बोलते। वे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पूरे देश में 30 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, उसको तो भरेंगे ही, लेकिन 70 लाख पदों का सृजन भी करेंगे। आप लोग जानते हैं कि नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा के लोगों ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। हम लोग सच्चे हैं, जो कहते हैं वे करते हैं। 15 अगस्त से नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी रक्षाबंधन से देश में गरीब महिलाओं को 1 लाख की सहायता देंगे। साथ ही 500 रुपए गैस सिलेंडर का दाम पूरा देश में कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात भी कही है। बिहार के लिए ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजली की दर 200 यूनिट फ्री कर दी जाएगी। बिहार के विशेष राज्य को दर्जा दिलवाएंगे। बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। अगली खबर, ई स्पोर्ट्स विशेष रूप से कौशल आधारित गेमिंग के लिए किसी विनियम की आवश्यकता नहीं है। इसे एक संगठित और कानूनी ढांचे के तहत फलने फूलने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवचार प्रदान करते हुए युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा किया जा सके। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कही है। कुछ प्रमुख भारतीय गेमर्स के साथ बातचीत की पीएम मोदी ने कहा कि गेमिंग को युवाओं के लिए अधिक रास्ते बनाने चाहिए, ताकि वे इसे एक व्यवहार करियर विकल्प में रूप में दे सके।
पीएम मोदी ने कहा कि ई स्पोर्ट्स उद्योग के लिए नियमन मदद नहीं करेगा, इसे एक संगठित कानूनी ढांचे के तहत विकसित होना चाहिए। यह समय गेमिंग की दुनिया को समझने और इसे हमारे देश में जरूरतों को अनुरूप ढालने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं देश को 2037 तक उस स्तर तक पहुंचाना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग को किसी भी अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता ना हो। गेमर्स ने कौशल आधारित गेमिंग में रचनात्मक को पहचानने के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण की सराहना की और इसमें एक प्रोत्साहन भी माना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गेमिंग को आगे बढ़ाया जाए और दूसरों को भी प्रेरित किया जाए। गेमर्स ने पीएम मोदी को बताया कि गेमिंग कुछ साल पहले ही शुरू हुई है, अब हम इससे कुछ लोगों को एक ये व्यवहारिक कार्य विकल्प है। गेमिंग के प्रति धारणा बदल गई है। अगली खबर, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की बेंच करेंगी। 3 दिन पहले बुधवार को दिल्ली में हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध करार दे दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ गिरफ्तार होकर गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए जल्द ही रिहाई की भी मांग की है। इससे पहले जब केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके मामले का तत्काल सुनवाई की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। दरअसल याचिका बुधवार को दायर की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश और फिर शनिवार रविवार को छुट्टी की वजह से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई। अगली खबर, अपना दल कामेद्वारी ने शनिवार को 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कार्यालय स्थित लखनऊ में डॉक्टर पल्लवी पटेल की उपस्थिति में कल देर शाम तक चली बैठक के बाद पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम गठबंधन ने प्रत्याशियों की पहली सूची आज सुबह जारी की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल ने कहा कि पीडीएम उत्तर प्रदेश मजबूती से चुनाव लड़ेगी। शेष अन्य सीटों पर शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। पीडीएम ने रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मुबीन, बरेली से सुभाष पटेल को चुनाव में मैदान उतारा है। वहीं हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, फतेहपुर से रामकृष्ण पाल, भदोही से प्रेमचंद बिंद, चंदौली से जवाहर बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में अपना दल कमेरावादी ने 3 और पार्टियों के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। इस गठबंधन ने पहले अपना दल कामेरावादी, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय उदय पार्टी एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल है। यह गठबंधन यूपी के कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। पल्लवी पटेल ने इस गठबंधन को लेकर कहा था कि नए राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को, खासकर अन्य और पिछड़ा वर्ग के अनेक जातियों, दलित एवं मुसलमानों का दमन, उत्पीड़न एवं अन्याय बढ़ा है। सरकार की कार्यशैली एवं मुख्य विपक्ष के इन सवालों को पीछे हटने पर राजनीतिक विकल्प की मांग करता है। इसलिए हम पीडीएम के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, मुसलमान की भागीदारी के सवाल पर और दमन, उत्पीड़न एवं अन्याय के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी खबर, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती है। इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के फायरब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद आगे आए हैं। नागपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के संविधान बदलने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का तिरस्कार करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 या 2 बार नहीं बल्कि 62 बार संविधान को अपनी सहूलियत के अनुसार संशोधन किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी कभी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की जहमत नहीं उठाई। बीजेपी जब सत्ता में आई तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, जिससे कांग्रेस को दोहरा चरित्र सामने आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति में भूमिका को शून्य करने के लिए उन्हें चुनाव पर पराजित करवाया था। इसके अलावा उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अलग अलग समय पर संविधान का संशोधन किया है। 17 बार नेहरू ने, 33 बार इंदिरा गांधी ने और 7 बार मनमोहन सिंह ने संविधान में संशोधन किया है। ऐसे में कांग्रेस के पास हम पर यह आरोप लगाने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी द्वारा उठाए गए कई कदमों को कांग्रेस संविधान के साथ खिलवाड़ बताती है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को जब केंद्र ने निरस्त कर दिया तो कांग्रेस ने इसे संविधान के साथ खिलवाड़ बताया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नागरिकता संशोधन कानून को भी कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ को बताया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।